आज फिर आप सभी के बीच उपस्थित पाकर मैं धन्य हूँ। दीप पर्व की बेला है और आजादी का अमृत महोत्सव, विश्व रंग महोत्सव 2022 के अंतर्गत साझा संसार टीम की ओर से लघु कथा की प्रस्तुति में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। आज का आयोजन पुष्पिता जी अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। पुष्पिता जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि विशेष अभिनंदन और बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं विश्वास दुबे जी, जिन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया और हम सब आज सिरजोड़ इकट्ठे हैं। अभी मैं इस स्वागत वक्तव्य के साथ ही अपना अनुरोध करूंगा। मेरा अनुरोध है विश्वास दुबे जी से कि वे मंच को आगे बढ़ाएं और हमें लघु कथा सुनने का अवसर दें। हम लोग बड़ा कान खोल के और कान साफ करके आए हैं, बड़ी रुचि के साथ सभी को सुनेंगे आज। विश्वास जी। धन्यवाद रामा जी। मित्रों, आप सभी का मैं विश्वास दुबे शांति के शहर द हेग से अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले 3 साल से हम विश्व रंग में नीदरलैंड्स की तरफ से एक से बढ़कर एक कार्यक्रम भेजते हैं। कभी कविताएं, कभी गीत, कभी नीदरलैंड्स की विशेषताओं के बारे में डॉक्यूमेंट्री, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गद्य पद और न जाने क्या क्या। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हम बेहतरीन कार्यक्रम नीदरलैंड्स की तरफ से लेकर आए हैं और इस सत्र में हम सुनेंगे कुछ लघु कथाएं, संस्मरण, यात्रा वृतांत और आशा है इन्हें सुनकर हम आपके एहसासों को, संवेदनाओं तक पहुंच पाएंगे। और अगर हमारी इन कथाओं में आपको ये महसूस हो कि ये आपकी अपनी कथा है तो हम सफल हुए। तो चलिए आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मनीष पांडे जी को। धन्यवाद विश्वास भाई, मुझे नेदरलैंड्स के विश्व रंग कार्यक्रम में विगत 3 वर्षों से जोड़ने के लिए और फिर से इस बड़े परिवार का हिस्सा होने से भी मुझे बहुत खुशी है। मैं अपनी एक छोटी लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए और इस लघु कथा का शीर्षक है हिंदी राइटर के सपने। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद साहब केबिन से बाहर निकले और उनके हाथों में ई सिगरेट की मशीन थी, जिससे निकलता धुआं किसी बादल से कम नहीं था। धुएं का वो गुबार उड़कर उस बोर्ड पर छा गया जहां लिखा हुआ था, यहाँ धूम्रपान निषेध है। इंसान भी गजब चीज बनाई है बनाने वाले ने। साहब ने दरवाजे पर खड़े लड़के से इशारे में पूछा, ये कौन है? लड़के ने बेरुखी से जवाब दिया, पता नहीं सर, बिना अपॉइंटमेंट के आया है, कोई स्ट्रगलिंग राइटर लगता है सर। उनकी बात सुनकर साहब के चेहरे पर मुस्कान आई तो मैं सहम गया, जाने क्या बात है। साहब मेरी ओर आए और बोले, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, आप संडे मॉर्निंग मेरे घर पर आइए, मेरी वाइफ भी होगी तो सामने ही सब डिस्कस कर लेंगे। अब बताइए, मुस्काने तक तो ठीक था, ये साहब तो मुझे आप कहकर बुला रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। खैर, हमें क्या, अपना काम तो हो रहा है। ऐसे तो मैं रोज सुबह 10 बजे तक उठ ही जाता हूँ, पर कभी कभी रविवार तक थोड़ी देर हो जाती है, कुछ 12 बजे तक। पर आज इन आंखों में नींद कहाँ। इतना खास दिन जो है, बिना अलार्म के ही सुबह 7 बजे उठ गया तो पता चला ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसे कहते हैं। किसी तरीके से तैयार होकर घड़ी देखा तो 8 बज गए थे। साहब, ऐसी घबराहट हुई मानो दावत का समय छूटा जा रहा हो। घर से निकलकर जैसे तैसे बस बदलते 9 बजे तक हम तो पहुंच गए। गेट पर खड़े गार्ड ने मेरा रंग रूप देखा तो मुंह बनाते हुए पूछा, यहाँ क्या काम है? मैंने बताया, लेखक हूं, साहब ने खुद बुलाया है। तो वह हंसने लगा। अब बताइए, इनका तो दरबान भी हमको देखकर हंसता है। फिर गार्ड ने कहा, लेखक महोदय, बड़े लोगों की सुबह 10 बजे से पहले नहीं होती, आप 1 घंटे बाद आइए। ये सुनकर भाई साहब हमारा तो सीना चौड़ा हो गया। आखिर मैं भी 10 बजे से पहले कहाँ उठता हूँ। बड़े लोगों के लक्षण मेरे अंदर बचपन से ही है, बस मौका नहीं मिला अभी तक। जैसे तैसे 1 घंटा निकालकर वापस गेट के पास पहुंचा तो उस गार्ड ने ऐसे मुंह बनाया जैसे बार बार भगाने के बाद भी मैं गणेश का चंदा लेने फिर से चला आया हूं।
खैर उसने बार बार मिन्नत करने पर गेट पर लगे फोन से पूछा और मंजूरी मिलने पर अंदर जाने की इजाजत दे दी। दालान पर चलते हुए हमें लगा क्या आलीशान घर है। घर नहीं साहब, महल है। और हो भी क्यों ना, इतने बड़े प्रकाशन के संपादक जो ठहरे। पर यह बड़ी बात है कि आदमी बहुत भले हैं। देखिए ना, मुझ जैसे नौसिखिए को बुला लिया है कहानी सुनने के लिए, और वो भी बिना मान मनौवल के, बिना मनौती के। इसी उधेड़बुन में लगा था कि घर पे काम करने वाले ने दरवाजा खोला और मैं सधे कदमों से अंदर पहुंच गया। साहब सोफे पर बैठे थे, साथ में उनकी श्रीमती भी थी। उन्होंने मेरे आने पर खुश होकर कहा, वेलकम वेलकम, आई लाइक इट, आप बड़े पंक्चुअल आदमी हैं। नॉर्मली राइटर्स बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं। साहब, इस बात पर तो मेरा सीना फूल कर 56 इंच का हो गया। धान बराबर कम ना होगा, आप नापे तो। हमारे अंदर एटीट्यूड तो है ही नहीं। चाय पानी के साथ आओ भगत हुई तो मन में सोचा, धत तेरे की, पहले पता होता तो नाश्ते के 45 रुपए बच गए होते। खैर कोई बात नहीं, हमने शालीनता दिखाते हुए चाय का एक प्याला उठा लिया। जो आदमी चाय को मना कर दे, आप ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे तो वो तो समुद्र मंथन जरा जल्दी हो गया साहब, नहीं तो वारुणी और अमृत के साथ कोई न कोई चाय का केटली लेकर भी जरूर निकलता। फिर उनके जोर देने पर हमने एक बिस्किट भी उठा लिया। पता नहीं जाने कौन सा बिस्किट था, हमें तो पार्ले जी और मारी गोल्ड के सिवा किसी और बिस्किट का नाम नहीं पता। अब बारी आई रचना सुनाने की, तो मेरा चेहरा खिल गया। ऐसा पहली बार था कि इतने बड़े प्रशासक ने मुझे अपनी रचना सुनाने को कहा। एक के बाद एक मैं अपनी कहानियों का पिटारा खोलता गया और साहब के साथ उनकी श्रीमती वाह वाह करती गई। लगभग घंटे भर बाद मेरी रचनाएं सुनने के बाद श्रीमती ने कहा, डार्लिंग ये तो बड़े अच्छे स्क्रिप्ट है, आई थिंक वी कैन पब्लिश देम इन 3 पार्ट्स। अब इसको कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए कहां मैं सोच रहा था एक किताब छप जाए, यहाँ तो 3-3 हिस्सों की बात हो रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाते हुए मैं सुन नहीं पाया कि उनके बीच और आगे क्या बात हुई। बस इतना ही सुन पाया कि उनकी श्रीमती ने जाते हुए कहा, आई रियली लाइक दिस स्टोरीज, प्लीज आप कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट की बात फाइनल कर लीजिए। आई विल डू दैट डियर कहकर साहब हमारी ओर मुड़े और बोले, आपकी स्टोरीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी लैंग्वेज थोड़ी आउटडेटेड है। मेरी वाइफ को कंटेंट पसंद है, इसलिए पब्लिश करने के पहले इसे थोड़ा मॉडर्न बनाना होगा। आप बता दीजिए चार्जेस क्या होंगे, हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रेडी करवा लेता हूँ। जिंदगी में पहली बार किताब छपने की बात हो रही थी तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, सारा पैसा क्या पहले ही मिल जाएगा, बाद में और कुछ कमीशन नहीं मिलेगा? तो साहब मुस्कुराए और बोले, यू आर वेरी स्मार्ट फेलो। फ्रैंकली कहूं तो किताब के छपने पर कितना पैसा मिलेगा क्या होगा उसका तो पता नहीं। देखिए मेन पॉइंट ये है, हमको प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बस यही सोच रहा था कि हम आपको वन टाइम पेमेंट कर देंगे और आप सारे कॉपीराइट्स हमको ट्रांसफर कर देंगे। बाद में हमको ये राइटरशिप का क्लेम नहीं चाहिए। अगले महीने मेरी वाइफ का बर्थडे है, उसके पहले किताब छप जाए तो मुख्यमंत्री के हाथ से इसका अनावरण हो जाए। मुझे तो साहब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो सन्न हो गया। और तभी दूर से एक आवाज आई, सो गए क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, तुम हो कि सुनते ही नहीं? अरे ट्रेन का टाइम हो गया है, देर से जाओगे तो माँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी इंतजार करती रह जाएगी। आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा के उठा तो पता चला मैं तो अपने बेडरूम में लेटा था और सीने पर कागज का पोथा डला हुआ था। तब तक मेरी पत्नी अंदर आ गई और मुझे कागज समेटते देख कर बोली, अपने बुक का मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे फिर से? मेरे पापा ने तुम्हें इंजीनियर समझकर शादी की थी और तुम कहाँ ये किताब लिखने के चक्कर में पड़ गए, और वो भी हिंदी के। मैं क्लियरली बता देती हूँ, मुझे ये चीप टाइप के हिंदी राइटर पसंद नहीं है। एक बार हिंदी का नॉवेल होता तो मैं शायद बर्दाश्त कर भी लेती। खबरदार जो तुमने ये किताब पब्लिश कराई, तुम उधर अपनी बुक इनॉग्रेट करवाओगे और इधर मैं बच्चों के साथ मायके चली जाऊंगी। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बेड से उठा और पेपर के बंडल बुक शेल्फ में रख दिया। मेरी वाइफ अभी तक बड़बड़ा रही थी और मैं कार की तरफ चल दिया।
सासू माँ को लेने स्टेशन जो जाना था। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने लेखकों के स्वप्न, मनोदशा और स्थिति को जितने व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। तो मनीष भाई के इस शानदार व्यंग कहूं या उनके स्वप्न की चर्चा को सुनकर मजा आ गया, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं संतोष जी को। संतोष कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मनीष जी की रचना सुनकर तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं तो कहानी लेखन में अभी हाथ आजमा रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीजें तो मैंने कभी सोची भी नहीं। इतने अच्छे ढंग से उन्होंने स्वप्न को भी ताजगी दे दी है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कहानी से प्रेरित हूँ, मैं भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कसक। काफी छोटी कहानी है, आपके जितनी लंबी नहीं है, शायद कनेक्ट कर पाऊं। उससे पहले मैं दो शेर से अपनी कहानी को बांधने की कोशिश करता हूं, शायद बिखरे नहीं। दिल में कोई मचलता क्यों है, दिल में कोई मचलता क्यों है, इश्क नहीं तो दिया जलता क्यों है, इश्क नहीं तो दिया जलता क्यों है। इस तूफान में बिखर गई हजारों कश्तियां, इस तूफान में बिखर गई हजारों कश्तियां, मेहरबान समुंदर न था तो किनारा क्यों। बहुत बढ़िया। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और बात जब अधूरी रह जाए, ऐसी खामोशी को कैसे बयां करें। मेरी कहानी का शीर्षक कसक और उसके नायक के दिल में उठने वाले उस प्यार के धुएं के बारे में है, जिससे जब तक उसे समझ पाता कि ये क्या हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह के 7 बजे थे। रांची स्टेशन पर 2 गाड़ियां खड़ी थी। आगमन की सूचना से स्टेशन का सारा वातावरण गूंज रहा था। आनंद फानन में ट्रेन से उतरा और ओवरब्रिज की ओर चल दिया। आगे बढ़ते जा रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने वाली गाड़ी पर पड़ी और सहसा वह रुक गया। उसके चेहरे के सामने एक चेहरा जिसकी चमक में आनंद कहीं खो सा गया था। फिर किसी ने पुकारा और कहा, आनंद चलो, देर हो रही है यार। सफर किसी के लिए कहाँ रुकता है। आनंद भी चल पड़ा। स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो लिया और धुरवा क्वार्टर्स की ओर चल दिया। शीघ्र ही क्वार्टर्स में था। मामा जी, मामी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मिला, चाय पी, घर के हाल समाचार का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद चूंकि सुबह का समय था, उसे कहा गया कि स्नान कर ले, तो वो स्नान करने चला गया। अब भी उसके सामने वही चेहरा नजर आ रहा था, उसके सामने वही चेहरा दिख रहा था। स्नान करके जब घर से बाहर निकला तो उसके सामने, उसके स्वागत में न जाने कितने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसका इंतजार कर रहे थे। मामा जी ने पूछा, कल की तैयारी कैसी है? आनंद ने जवाब दिया, जी अच्छी है। शायद इस बार पीएमटी परीक्षा में पास हो जाऊं और कहीं कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। अगली सुबह पीएमटी की परीक्षा थी, सो आनंद थोड़ा पुनरावृत्ति और परीक्षा के योग्य अभ्यास में लग गया। शाम के समय चाय पे मामा के बेटे कुणाल और विशाल से उसकी मुलाकात हुई और कल कैसे जाना है यह सारा प्रोग्राम तैयार हुआ।
परीक्षा केंद्र काफी दूर था, अतः आनंद ने सुबह 7 बजे निकलने का निश्चय किया। कुणाल उसे छोड़ने के लिए बाइक से जा रहा था। जाते वक्त बार बार उसे एक ही ख्याल आ रहा था, शायद वो चेहरा फिर से कहीं दिख जाए। खैर, समय बीतता गया और परीक्षा केंद्र नजदीक आ गया। परीक्षा केंद्र पहुंचकर आनंद ने कुणाल से कहा कि 3 घंटे बाद वह फिर से आ जाए। तब यह कहकर आनंद परीक्षा केंद्र की तरफ बढ़ा और कुणाल वहां से चला गया। 3 घंटे बाद परीक्षा समाप्त हुई और आनंद परीक्षा भवन से बाहर निकलकर अपने भाई का इंतजार करने लगा। कुणाल अभी आया नहीं था, तभी किसी के हंसने की आवाज से उसका ध्यान आकृष्ट हुआ और वह उधर देखने लगा। एक बार वही चेहरा उसके सामने था। शायद वह भी किसी का इंतजार कर रही थी। आंखों में कुछ बातें हुई, पर कदम बढ़े नहीं। तभी एक कार वहां आकर रुकी और वो चेहरा फिर से उसके सामने से विदा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो एक लंगर उसके पैर को जकड़ लिया हो और वो कुछ कर नहीं पाया, अपनी बातें कह नहीं पाया। आखिर ये लंगर क्या है? लंगर एक छोटी सी कड़ी तिकोना हुक है, जिसे ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है। लंगर हर किसी के जीवन में होता है। कभी किसी का काम बन जाता है और कभी किसी का काम रुक जाता है। कभी हिम्मत नहीं कर पाता कोई, और ये लंगर जो है उसके पांव के आगे बेड़ी बन जाती है। आज भी उस लंगर के कारण रुकी हुई वो अनायास कसक आनंद के जीवन में एक सन्नाटा सा छा जाता है जब उस चेहरे की याद आती है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर संतोष जी, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर संतोष जी, आपने तो बिल्कुल माहौल को रंग दिया। जी धन्यवाद। तो राकेश जी आप शुरू कर दीजिए। ओके, सो धन्यवाद विश्वास जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस अगस्त गैदरिंग के लिए मुझे जो बोला कि मेरी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। मैं एक्चुअली इतनी कहानी लिखता नहीं हूँ। मैं शुरुआत से ही कविता में ज्यादा दिलचस्पी है मेरी, पर कभी कभी मैं ऐसा कुछ लिख लेता हूँ जो मुझे काफी प्रेरित करता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी जो मेरी खुद की आप बीती है, ये मेरे साथ ये सत्य घटना है जो मेरे साथ खुद हुआ था ये। और क्योंकि ये घटना तब हुई जब मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, और इस घटना के बाद मेरे में एक परिवर्तन आया। आशा करता हूँ कि ये घटना आपको पसंद आए और आप भी प्रेरित हो। ये कहानी की शुरुआत। राकेश भाई, माफी चाहूंगा आपको, मैं टोक रहा हूँ, पर आप अपने कैमरे का एंगल शायद ऐसा कुछ कर लें तो वो लोगो दिखे, क्योंकि बहुत सारा एरिया इस तरफ खाली है ऐसे भी। हाँ जी, अब ठीक है। मुझे लग रहा था कि वो कट रहा है तो एक साइडेड हो रहा था। हाँ जी, अब आप आ गए सेंटर में। जी ओके, थैंक यू। तो इस कहानी की शुरुआत मैं इन 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा किरदार उभर के आया था जिसने मेरी दृष्टिकोण को ही बदल दिया। ये 2 लाइन मैं शुरू करता हूँ कि वो चांद है तो उसका अक्स भी पानी में आएगा। वो चांद है तो उसका अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर कर कहानी में आएगा। तो ये किरदार है एक छोटी सी नन्ही सी पक्षी जो इस कहानी में मेरे सामने आई थी, और दूसरा किरदार इस कहानी का मैं खुद हूँ। तो इस कहानी का शीर्षक है उम्मीद की खोज, आशा या उम्मीद की खोज। तो मैं शुरू करता हूँ कहानी को। वह एक तूफानी लेकिन उज्ज्वलित रविवार था। वह एक तूफानी लेकिन उज्ज्वलित रविवार था। मैं अपने कुंभकर्ण वाली निद्रा से सुबह देर से उठा
और अपने बिस्तर पर एक भालू की तरह पड़ा हुआ था। पिछले कुछ साल मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और थे, क्योंकि परिस्थितियां मेरे विपरीत थी। मुझे ऑफिस में मेरे बॉस ने एक डिलीवरेबल को पूरा नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी, और व्यक्तिगत जीवन में भी मैं कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैं 30 का हो चुका था, फिर भी एक रिश्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने साथियों और दोस्तों के विपरीत मैं अभी भी अविवाहित था। काफी दोस्तों ने शादी कर ली थी और काफी के तो बच्चे भी थे। परिवार में हमने पहले काफी खुशहाल जीवन देखा था। अब हम भारी कर्ज में डूबे हुए थे और मुश्किल से ही अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे थे। मैं पुणे में एक मशहूर आईटी कंपनी में काम कर रहा था। सब कुछ मेरे इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। मेरे पास शायद ही कोई दोस्त था जो मेरे विचारधारा से मेल खाता हो। मैंने अच्छी जीवन की उम्मीद को छोड़ दिया था और बस मैं ऐसे ही जीवन में चल रहा था। उस समय में मेरे एकमात्र सिर्फ किताबें ही दोस्त थे। मैं किताबें बहुत पढ़ता था उस टाइम पे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो किसी की प्रेरणा हो या किसी की बायोग्राफी हो। मैं किताबें या फिक्शन हो काफी पढ़ता था मैं। जैसे ही मैंने किताब का मैंने उनसे एक जुड़ाव महसूस किया था कुछ दिनों में। मैंने कल ही क्रॉसवर्ड से खरीदा हुआ एक नया उपन्यास उठाया। जैसे ही मैंने किताब का पहला पन्ना खोला, मेरे कमरे में हवा का बहाव बढ़ता जा रहा। जैसे तैसे हवा की तीव्रता बढ़ती गई। बुक शेल्फ से कुछ किताबें गिर गई। मेज पर पड़ी किताबों के पन्ने इतनी जोर से फड़फड़ा रहे थे कि मानो उनकी अपनी ही धड़कन हो। मैं श्री संघी की उत्कृष्ट रचना रोजाबेल लेन, आप मुझे पता नहीं आप में से किसी ने अगर वो बुक पढ़ी हो, रोजाबेल लेन काफी अच्छी लिखी है अश्विन संघी जी ने। मैं वो बुक में तल्लीन था कि मैंने उग्र के धागों पर ध्यान नहीं दिया। स्टील के ग्लास टेबल से गिरे, जिससे जोर से कमरे में आवाज भर गई और पानी के छींटे मेरी तरफ गिरे। मैं गरम चाय की प्याली से गरम चाय पी रहा था और अचानक मुझे एक ठंड महसूस हुई। मैंने देखा कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। मैंने महसूस किया कि प्रकृति न केवल मेरे लिए बल्कि आसपास हर प्राणी के लिए अप्रत्याशित और अथक हो सकती है। मैंने उठकर स्लाइडिंग दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें से तेज हवा अंदर आ रही थी। इससे पहले कि मैं पढ़ने की अपनी दुनिया में वापस जा पाता, मैंने एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक चिड़िया अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और उसके पंख बारिश से बचने के लिए मेरे दरवाजे के शीशे को थपथपा रहे हैं। वो कमरे की बालकनी पर जाकर निश्चल बनकर गिर गई। मैंने देखा कि वह शायद पिछले कुछ दिनों पहले ही पैदा हुई थी और उसने अपनी जीवन की पहली उड़ान शायद भरी थी। मुझे एहसास हुआ कि हमारा जीवन इस असहाय पक्षी की तरह है जिसका उसके जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अचानक मैंने उसके लड़खड़ाते हुए पंखों को वापस जीवन में आते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो बेबस थी। जैसे ही बारिश रुकी, सूरज की किरणों ने फिर से अपना अभाव प्रकट किया। मैंने उस नन्ही सी चिड़िया को देखा और उसे दया दिखाते हुए मैंने सोचा कि उसको और आगे अपने जीवन में वापस लाने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे उसके पंखों को फिर से ताकत लाने की मदद करने की इच्छा हुई। मैंने फर्श पर पड़े स्टील के ग्लास जो गिरे हुए थे को उठाया और थोड़ा पानी भरकर उसके चोंच पर पानी डाला। कुछ ही पलों में मैंने देखा कि उसका पंख फड़फड़ाने लगा और वह ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे मानो सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भगवान अभी अभी पुनर्जीवित हुए हैं।
उसने क्षण भर आभार वाली आंखों से मेरी तरफ देखा। मुझे तभी समझा कि मैंने उसको फिर से जीवित कर दिया है। मैंने अचानक अपनी चारों ओर आशा और उम्मीद की किरण का अनुभव हुआ। मुझ में एक नया जोश आया। मैंने सोचा, यदि यह पंछी, ये छोटी नन्ही सी पंछी, झटके के बाद भी जीवन में वापस आ सकती है, तो हम तो सिर्फ एक मनुष्य हैं। मनुष्य का जीवन, हम जीवन में काफी कुछ अधिक चमत्कार कर सकते हैं और काफी कुछ चमत्कार करने में सक्षम भी। हमें सिर्फ उन चीजों की स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। हमें सिर्फ उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जो हमारे नियंत्रण में है उन पर भी हमें समझदारी और विनम्रता से काम लेना चाहिए। उसी क्षण से मेरे जीवन में बदलाव आया और मैंने अच्छे जीवन जीने का फैसला ले लिया। आशा ही, अंत में ये एक लाइन से मैं ये कविता खत्म करता हूँ कि आशा ही जीने का प्रबल प्रेरक है। अंत में 2 लाइनों से कहानी की मैं निष्कर्ष करता हूँ। जी भर के इम्तिहान ले ऐ जिंदगी, जी भर के इम्तिहान ले ऐ जिंदगी, मैंने हौसलों की पर्ची छुपा रखी है मेरे आस्तीन में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, रोचक। बहुत अच्छा राकेश जी, बहुत प्रेरणादायक और संघर्ष से जूझते हुए किस तरह मंजिल तक पहुंचा जा सकता है उसको निभाती बहुत ही अच्छी आपकी रचना। अब हम आमंत्रित करते हैं राकेश जी की इस अद्भुत प्रेरणादायक प्रस्तुति के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा शिवांगी शुक्ला जी को। शिवांगी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विश्वास जी। बहुत बहुत खुशी है फिर से विश्वरंग के इस साल की श्रृंखला में जुड़ने के लिए। पिछले कई वर्षों से हम विश्वरंग के नेदरलैंड्स विंग से प्रस्तुतियां देते आए हैं, सांस्कृतिक और साहित्यिक। इस बार भी मुझे हिस्सा देने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं लघु कथा से ज्यादा मैं अपना अनुभव कहूंगी इस कथन को जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं शुरू करती हूँ। नाम है सूरज और समय। जब पहली बार नेदरलैंड्स आना हुआ, नेदरलैंड्स की ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा था। भारत से आने पर यहाँ की गर्मी में भी हमें ठंडक महसूस हो रही थी। देह और मस्तिष्क समय ले रहे थे मौसम और दिन की गति को महसूस कर समझने में। सबसे आश्चर्य का विषय यह था कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, जो कि मैं मध्य भारत से आती हूँ, मेरे लिए यह सब बड़ा ही अलग था। करीब 5 बजे सुबह सूर्य का आगमन और सुबह 7 बजे तक कड़कड़ाती धूप, दिन भर भीनी भीनी ठंडक और सूरज की बातचीत, और शाम 7 बजे ही सूर्य खिलखिला के मुस्कुराते हुए आसमान में स्थापित। यह मालूम था कि इन दिनों सूरज देर से अस्त होता है, मगर रात 9 बजे तक सूरज देखने की आदत ही नहीं थी। होटल के कमरे की खिड़की पर मोटे पर्दे डालने पर और घड़ी में समय देखने पर एहसास होता था कि रात हो गई है। रात्रि भोजन के समय भूख लग रही होती थी, मगर रात नहीं थी, दिन सा था। आंखों में नींद झांक रही होती थी, मगर रात नहीं थी, दिन सा था। इसे महसूस कर रही थी पर अपना नहीं पा रही थी। कुछ दिन लगे और सूरज ढलने के समय भी बढ़ता रहा। 9 से 10 बजे सूर्यास्त होने लगा। अब अंधेरे का इंतजार नहीं, नींद का इंतजार रहता था। ग्रीष्म ऋतु तो इस अनोखे अनुभव को देकर गुजरी और धीरे धीरे घटने लगा सूर्यास्त का समय और बढ़ने लगा सूर्योदय का समय। अब एक नए अनुभव की तैयारी थी। सर्द ऋतु का आगमन था और खबर मिली कि घड़ी में मध्य रात्रि को समय 1 घंटा पीछे हो जाएगा। इसे डेलाइट सेविंग कहा जाता है। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई अन्य देशों में साल के 8 महीनों के लिए घड़ी 1 घंटे आगे चलती है और बाकी 4 महीने वापस 1 घंटे पीछे कर दी जाती है। मार्च के दूसरे रविवार को घड़ी 1 घंटा आगे कर देना और नवंबर के पहले रविवार या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के रविवार को वापस 1 घंटा पीछे, यह अमूमन होता है। जिस प्रकार इस
वर्ष 2022 में अक्टूबर 30 को मध्य रात्रि 3 बजे 3 नहीं बजेगी, पर घड़ियां 1 घंटा पीछे होकर 2 ही बजाएंगी। भारत से 3.5 नहीं 4.5 घंटे की दूरी हो जाएगी। अब अल सुबह अंधेरी रात सी लगती और करीब सुबह 7 बजे तक चांद मुस्कुरा रहा होता। ऑफिस जाने के लिए जब साइकिल पर निकलती तो एहसास ही नहीं होता कि सवेरा हो गया है, और ऑफिस से लौटते वक्त करीब शाम 5 बजे सूर्यास्त हो चुका होता। इस समय के बदलाव और सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत खेल ने यह एहसास करवाया कि भारत में सब इतना व्यवस्थित है। मूलतः मध्य भारत में सूर्य और चंद्रमा का आना जाना सुनिश्चित समय पर कि हमें समय से ज्यादा अंधेरे का इंतजार रहता है, और रात महसूस करने को सुनहरी शाम से आगाज होता है अंधेरी रात का। पर भारत से परे दूसरे देश, दूर देशों में यह अटखेलियां भी अद्भुत अनुभव देती हैं। उस माहौल से इस माहौल को समझने में समय लगता है, और महज प्रवासियों को नहीं, यहाँ के रहवासियों को भी इस बदलाव का अनुभव करने और डे लाइट सेविंग में सहज महसूस करने में कुछ समय लगता है। संपूर्ण भारत के अलग अलग हिस्सों में सूरज और चांद इस अनुभव के आसपास से गुजरते हैं, मगर भारतीय समय एक स्टैंडर्ड समय रहता है, इसलिए इस समय के बदलाव की आदत ही नहीं थी। यह कई देशों में डे लाइट सेविंग करने के अच्छे परिणाम हैं, जैसे कि प्राकृतिक उजाले और ऑफिस में कार्य करने का समय साथ सकना, प्राकृतिक उजाले में रोड पर सुरक्षा और दुर्घटनाओं की काफी हद तक संभाला जाना। पुराने समय में ये माना जाता था कि इस प्रक्रिया से दिन की रोशनी का अधिक से अधिक इस्तेमाल के कारण किसानों की अतिरिक्त कार्य समय मिल जाता है, लेकिन समय के साथ यह धारणा बदली है। अब इस सिस्टम को बिजली की खपत कम करने के मकसद से अपनाया जाता है, यानी गर्मी के मौसम में घड़ी को 1 घंटा पीछे करने से दिन की रोशनी का अधिक इस्तेमाल के लिए मानसिक तौर पर 1 घंटा अधिक मिलने का कॉन्सेप्ट है। पढ़ने पर और बात करने पर इस प्रथा के कई अच्छे और बुरे अनुभव और प्रतिक्रियाएं पता चलती हैं, मगर यह एक विषय है जिस पर कई शोध हो चुके हैं और उनके परिणाम आपस में विपरीत हैं। इस विषय पर मैंने जो कहा यह मेरा अनुभव था। हर व्यक्ति विशेष का अपना कथन, अपना अनुभव रहा होगा। मेरे लिए एक सुंदर और आश्चर्यचकित करने वाला एहसास था। हाँ, थोड़ा अस्त व्यस्त करता है कुछ समय को, फिर पटरी पर आ जाते हैं हम सब समय के साथ। इसे महसूस कर एक अलग ही अनुभव हुआ। मेरा अनुभव सुखद और आनंददायक रहा। हर साल इस बदलाव का इंतजार रहता है। आशा है मुझसे कई प्रवासी भारतीय सहमत होंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत बहुत आभार विश्वरंग टीम का मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा शिवांगी जी, आपने डे लाइट सेविंग को ही एक बहुत अच्छा संस्मरण बना के सुनाया और अनुभव बना के सुनाया। बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया शिवांगी जी, और आई थिंक मुझे लगा हम सब बहुत सुंदर, बहुत पूरी तरह से रोचक कनेक्ट किया। मुझे तो मतलब आदत ही नहीं थी कि सुबह सूर्योदय के मतलब सूर्योदय होते ही और सूर्योदय नहीं होने पे कितनी परेशानियां और कितने मतलब रोमांचित होना। सही में आपकी कहानी काफी कनेक्ट किया। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी बेटी है ना, जब उजाला देखती है तो सोती नहीं है वो, तो 11 साढ़े 11 तक तो उठी रहती है दिन समर में। बिल्कुल। और फिर जैसे ही 8 9 7:30 8 बजे जब विंटर में या फिर उसके पहले ही अगर जब अंधेरा हो जाता है तो वो चली जाती है खुद अपने आप बेड पे। तो ये एक अच्छा सा उदाहरण है और बहुत अच्छी थी शिवांगी जी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मुझे सबसे पहले यहाँ अगर जो महसूस हुआ उसको सबसे पहली बार लिखा है। आई होप अच्छा लिखा है। थैंक यू सो मच। ये अभी जो शिवांगी जी ने सुनाया ये कितनी सामान्य बात है, लेकिन कितनी गहरी बात है, और कितना गहरे से हमारी देह को प्रभावित करती है। बहुत सुंदर था शिवांगी जी। और हम आगे बढ़ते हैं इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचना हमें सुनाएं। विश्वास जी, मंच आपका। धन्यवाद रामा जी। मित्रों, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं याद कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की दिवाली, उरुग्वे की दीपावली। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं, मेरे पिताजी और अन्य परिजन उरुग्वे को मैप एटलस में ढूंढ रहे थे। जी हाँ, मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय तबादला उरुग्वे में कर दिया गया था, और मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने इससे पहले इस देश के बारे में कभी नहीं सुना था।
दूर दक्षिण अमेरिकी भूमि में इस अनसुने अनजाने देश की यात्रा करते समय मैं थोड़ा उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ था। ये मेरी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी, इसलिए मोंटेवीडियो में शुरुआती कुछ सप्ताह काम को समझने, घर जमाने, गुजर बसर, खान पान की सामग्री ढूंढने, इंतजाम करने और इस नए देश की संस्कृति, रहन सहन समझने और खुद को उसमें ढालने की कोशिश में मैं व्यस्त रहा। वो समय सोशल मीडिया से पहले का जमाना था। उरुग्वे में बहुत कम भारतीय थे। इसके अलावा भाषा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो टूटी फूटी बोल पाते थे। जल्दी ही देश से दूर रहने की वास्तविकता ने दस्तक देना शुरू कर दिया। दिन कार्यालय में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम और सप्ताहांत अकेलेपन बहुत सताता था। व्यस्त मुंबई से अति शांत मोंटेवीडियो में आना, बहुत कम दोस्त, परिवार से हजारों मील की दूरी, समय काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यह आधिकारिक तबादला एक प्रमोशन पोस्टिंग थी और मेरे पेशेवर विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन अकेलेपन से संघर्ष भी भरपूर था। अतः मैं वहां पहुंचने के कुछ महीनों के भीतर ही वापस लौटने को सोचने लगा। मैंने इसे ऑफिस में व्यक्त करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पता लगाने लगा कि मेरा काम और कौन कर सकता है, किसे यहाँ अपना दायित्व देकर छुटकारा पाऊं। उस शाम मैं अपने अपार्टमेंट के पास समुद्र तट पर एक पुराना बॉलीवुड गीत गाते हुए टहल रहा था। तभी कहीं से एक तेज आवाज आई, मुझे भी ये गाना पसंद है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के सुदूर कोने में रियो दी ला प्लाता के तट पर कोई मेरे हिंदी गायन की सराहना कर रहा था। मैंने मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग सज्जन बेंच पर बैठे थे और उनके बगल में चलने का सहारा देने वाली एक छड़ी रखी हुई थी। मैंने उनका अभिवादन किया और हमने एक दूसरे के साथ परिचय के साथ शुरुआत की। उनका नाम किशोर कपितान था, दक्षिण अफ्रीका से उरुग्वे में राजनयिक मिशन के प्रमुख, भारतीय मूल के व्यक्ति। उनका जन्म गुजरात भारत में हुआ था, लेकिन जब वे बहुत छोटे थे तब परिवार दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित हो गया। वो नेल्सन मंडेला के साथ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे और देश को आजादी मिलने पर प्रशासन में शामिल हुए। उनके एक पैर में लंगड़ापन था, इसलिए छड़ी के सहारे चलते थे, लेकिन बेहद रौबदार भारी आवाज के मालिक। मैं कुछ ही मिनटों में उनसे प्रभावित हो गया। उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी पत्नी भी इसी समुद्र तट पर कहीं घूम रही हैं और हम भारतीय गीतों, उरुग्वे में मेरे कार, भारत और उनकी भारतीय जड़ों के बारे में बात करते रहे। बात करने से के लिए इतना कुछ था कि हमें समय का पता ही नहीं चला। हमारी बातचीत का सिलसिला तब टूटा जब प्रभा जी, उनकी पत्नी, उनका नाम प्रभा था, वो वहां आई। उनकी जड़ें भी भारतीय थीं, लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। वह बहुत स्नेही महिला थीं, जिन्हें नित्य नए अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन बनाने का शौक था। उस शाम हम तीनों ने मोंटेवीडियो समुद्र तट की मरीन ड्राइव पर उस बेंच पर बैठकर कई घंटों तक बातचीत करी। बीच फ्रंट पे शुरुआती मुलाकात एक नए रिश्ते की शुरुआत थी और मैं हर हफ्ते उनके घर, मेरे अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं था, पर अक्सर जाया करता था। मैं उन्हें किशोर भाई और भाभी जी कहने लगा। हालांकि वो मेरी पिता की उम्र के थे, लेकिन गुजराती होने के कारण उन्हें मेरा भाई कहना अच्छा लगता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हम जल्दी परिवार की तरह हो गए। अब मैं अपने नए मिले अभिभावकों के साथ उरुग्वे में रहना चाहता था। उन्होंने मुझे शहर के कुछ और भारतीयों से मिलवाया। मैं भी अपने कार्यालय के कुछ भारतीय सहयोगी को उनके घर ले जाने लगा। उनके घर पर वीकेंड पार्टियां होने लगी। मोंटेवीडियो में हालांकि उनका बहुत बड़ा सामाजिक दायरा था, पर हम भारतीयों के साथ उनकी मूल मातृभूमि से जुड़ने का स्रोत बन गया। वो भूमि जिसे वो छोड़ चले गए थे और कभी नहीं लौटे, लेकिन वास्तव में उसे कभी वो भूले नहीं थे, जिसकी याद उनके भीतर, कहीं बहुत भीतर गहरी रही थी। हम संस्कृति से लेकर राजनीति तक, फिल्मों से गानों से लेकर धर्म तक हर विषय पर बात करते थे। उनके पास जीवन के उदाहरणों को उपमाओं के साथ बताने और जीवन के दर्शन को साझा करने की एक अनूठी शैली थी, जिसे हम युवा आसानी से समझ सकते थे। मुझे अभी भी उनकी एक बहुत मजाकिया लाइन याद है कि एक विदेशी देश में अच्छी स्थानीय किताबें दिखेंगी, स्थानीय किताबें देखें जरूर, लेकिन पढ़ने न बैठ जाएं, क्योंकि आप भाषा समझेंगे नहीं। अनुवाद में अर्थ का अनर्थ होने की संभावना है और बेहद मुमकिन है कि खुद को मूर्ख बना लेंगे। उस खुली संस्कृति में उनकी यह सीख महत्वपूर्ण और प्रासंगिक थी। वह साझा करते थे कि हालांकि वह दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उरुग्वे में कई लोग उनसे भारत के वर्तमान मामलों और संस्कृति के बारे में पूछते हैं। कभी कभी हमने उन्हें भारतीय संस्कृति पर उनके कुछ व्याख्यानों के लिए तैयार करने में मदद करी। भारत के प्रति उनके लगाव ने
उन्हें मोंटेवीडियो में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सड़क और महात्मा गांधी की एक मूर्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपनी भारतीय जड़ों पर गर्व था। प्रभा भाभी जी को कुकिंग का शौक था और वीकेंड पार्टियों में वो हमारे लिए भारतीय व्यंजन बनाती थी। कई बार मैंने उनके आग्रह पर अपनी माँ को उत्तर भारतीय व्यंजनों की रेसिपी लेने के लिए फोन किया था। भाभी जी को नए नए भारतीय पकवानों को बनाने में भरपूर आनंद आता था। कई तरह के मैक्सिकन मसालों से भारतीय स्वाद लाने की उनकी अनूठी कोशिश रहती थी। किशोर भाई के घर में एक प्रार्थना कक्ष था। वो दीपावली मेरी स्मृति में आज भी बहुत ताजा है, जहां सभी ने मिलकर श्लोकों और आरतियों के साथ विधिवत रूप से लक्ष्मी पूजन किया था और बाद में हमने पटाखों का लुत्फ उठाया, जिसके लिए उन्होंने वहां की सरकार से विशेष अनुमति ली थी। वह और भाभी जी मुझे मोंटेवीडियो और आसपास के शहरों में घुमाते। मैं मासिक किराने की खरीदारी के लिए उनके साथ शामिल होता। वे मुझे राजनयिक पार्टियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ले जाने लगे। थोड़े ही समय में अनजान लोगों से इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन, मैं अपनी पहली विदेश यात्रा में इससे अधिक और कुछ मांग ही नहीं सकता था। जब उरुग्वे में मेरे कार्यकाल समाप्त हुआ, तो जहां एक और मैं अपनों से मिलने के लिए उत्साहित था, वहीं मुझे उस देश को छोड़ने का बहुत दुख था, केवल किशोर भाई और भाभी जी के कारण। वे मुझे एयरपोर्ट पर विदा करने आए और नम आंखों से हमने अलविदा कहा। उसके बाद हम कुछ सालों तक संपर्क में रहे, लेकिन अचानक उनकी खबर आना बंद हो गई। संपर्क करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन नहीं हो सका। उन्होंने उरुग्वे छोड़ दिया था और हर गुजरते साल के साथ मेरे प्रयासों की तीव्रता भी फीकी पड़ गई। मैंने हाल में ही उनसे संपर्क का पुनः प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। मैं भगवान में दृढ़ आस्तिक हूं और तब से लगभग 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि किशोर भाई और भाभी जी मेरे लिए भेजे गए भगवान के दूत थे। उरुग्वे में मेरे कार्यकाल ने मुझे पेशेवर रूप से बहुत मदद की और मैं उसके लिए वहां के अपने अभिभावकों का ऋणी हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत विश्वास जी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। विश्वास जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, अनुभव बहुत है सुंदर, प्रवास का आपका। धन्यवाद। बहुत शानदार रोचक। संस्मरण विश्वास भाई, शानदार। जी जी। शानदार। बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद मित्रों। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशांत जैन जी। सुशांत जी, आपका स्वागत है। हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। बहुत ही बढ़िया संस्मरण आपने सुनाया। विश्व रंग में मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामा जी को नमस्ते, मेरे सारे मित्रों को नमस्ते। आज मैं एक लघु कथा सुनाना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है ढंग से? ओके, आज मैं एक लघु कथा सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है भविष्य। फोन की जोरदार घंटी से तरुण की नींद खुल जाती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे सुबह सुबह फोन करके उसकी नींद खराब कर दे। वो क्या है ना, अगर नींद ढंग से पूरी नहीं होती तो फिर पूरा दिन बेकार जाता है, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती। उसका बस चले तो सुबह सुबह फोन करना कानूनन अपराध घोषित करवा दे। तरुण ने ऊँघते हुए मोबाइल देखा। 12 ही तो बज रहे हैं। कॉलेज लाइफ में दिन में 1 बजे तक सोना पाठ्यक्रम का अटूट हिस्सा होता है। उसके पापा को किसी ने बताया ही नहीं। इतना जल्दी पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं। खैर, तरुण ने बिना गुस्सा किए राजा बेटा होने का फर्ज निभाते हुए फोन काट दिया और फिर से सोने लगा। कलावती नहीं उठा रहा है वो फोन, लगता है क्लास में होगा। तरुण के पापा यशपाल ने उसकी माँ से कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बता देना। हाँ, बाद में बता दूंगा। दरअसल पिछले 2 महीने से तरुण जिद कर रहा है कि उसे 8,000 रुपए चाहिए। CCNA कोर्स करना है। यशपाल ने बहुत समझाने की कोशिश की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से करवा रहा है, जैसे तैसे ब्याज पर पैसे उधार लिए हैं। इतना ही बहुत है। अब ये नया नाटक है CCNA का। तरुण कहता है कि बिना CCNA किए नौकरी नहीं लगेगी। कहाँ से लाए वो इतने पैसे? उधर तरुण की बहन रुचिका की अलग जिद चल रही थी। उसे डांस एकेडमी में दाखिला लेना है। सारा कसूर इस टेलीविजन का है। 12वीं के बाद उसकी अच्छी खासी पढ़ाई बंद करवा दी थी, पैसों की कमी के कारण। एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठता, ये 2 बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करवाते? हालांकि रुचिका तरुण से ज्यादा होशियार है, परंतु तरुण के पक्ष में उसका जेंडर है।
लड़की को पढ़ाना अच्छी बात है, मान लिया, पर किस कीमत पर? लड़के की कमाई की कीमत पर, लड़के की पढ़ाई की कीमत पर? ना बाबा ना। पर रुचिका भी ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी, घर से ही बीए की पढ़ाई कर रही है। पर जब से ये टीवी पर डांस रियलिटी शो की भरमार आई है, उसका भी मन कर रहा है अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने का, डांस में नंबर 1 आने का। उसके पापा मान भी गए थे आमरण अनशन की धमकी के बाद। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आखिरकार वो दिन आने ही वाला था। पर फिर तरुण की जिद शुरू हो गई, सीसीएनए वाली। तो बचाया हुआ पैसा उसे दे दिया था, बस यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था तरुण को। पर राजा बेटा फोन उठाए तब ना। 1 बजे तरुण उठता है, ब्रश वगैरह करके वापस फोन करता है पापा को, तो उसे पता चलता है कि पापा ने अकाउंट में पैसे डलवाए हैं। तरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अबे चल, महीने भर की दारू का इंतजाम हो गया है, और आज तो अच्छे बार में जाकर पिएंगे। तरुण अपने रूम पार्टनर को बोलता है। क्यों, क्या हुआ, लॉटरी लगी है? नहीं नहीं, बाप ने पैसे भेज दिए। तेरा बाप तो महीने के शुरू में पैसे भेजता है, अभी काहे भेजे? अबे गोचू, तू आम खा, गुठलियां क्यों गिनता है? साले सही काटता है तू अपने बाप का भी। अबे चल, अब उठ ही गए तो 2-3 क्लास भी अटेंड कर लेते हैं, प्रेरणा के भी दर्शन हो जाएंगे। अबे छोड़ना, बड़ा आया प्रेरणा का आशिक, अभी सेमेस्टर खत्म होने में बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे। 15 दिन बहुत नहीं होते मेरे भाई, फेल हो जाएंगे। तू फट्टू का फट्टू ही रहेगा, वो इंजीनियर ही क्या जो एक रात में पढ़ के ना पास हो सके। अच्छा चल, मैं भी कौन सा रुक रहा था, मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था। वैसे भी उस रमेश फुग्गे से अच्छा तो मैं पढ़ा सकता हूँ। साला खुद को टीचर कहता है, खुद 5 साल में इंजीनियरिंग पूरी की है, फर्जी। दोनों बार चले जाते हैं। रमेश फुग्गे का असली नाम रमेश गुप्ता था, पर बच्चे उसे फुग्गा फुग्गा कहकर चिढ़ाते हैं। ये विद्यार्थी जीवन में शान की बात मानी जाती है। तरुण ने तो 3 टीचर का नामकरण संस्कार करके अपना अलग ही रुतबा जमाया था। रमेश को 3 साल हो गए इंजीनियरिंग पूरी किए हुए, पर अभी तक कहीं नौकरी नहीं लग रही। 2 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा है, सोचा पढ़ाने में करना ही क्या पड़ता है, 2 पैसे भी कमा लूंगा और साथ में नौकरी भी ढूंढता रहूंगा। उसका पढ़ाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, आधी चीजें तो उसे खुद भी नहीं आती। पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है। 2000 कम लेने के लिए राजी हो गया, तो कॉलेज वालों ने उसे नौकरी पर रख लिया। इधर रमेश कॉलेज में क्लास में जाता है, पर क्लास में कोई नहीं होता है। बच्चों ने फिर से मास बंक मारा है, यानी सारे बच्चे एक साथ क्लास से गायब। आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है, काफी एडवांस है बच्चे। तो अब बेमन से रमेश स्टाफ रूम में आता है। 1 घंटे के बाद वो जो हल्की सी झपकी ले रहा था, टूट जाती है, प्रिंसिपल के खर्राटों की वजह से। वो घड़ी में टाइम देखता है, क्लास के लिए 10 मिनट लेट हो गया है। जल्दी ही क्लास की तरफ बढ़ता है, मन ही मन केवल एक ही प्रार्थना कर रहा है कि काश बच्चों ने मास बंक कर लिया हो। 33 करोड़ में से कम 1 करोड़ देवी देवताओं को याद कर ही लेता है। लोगों को भगवान ने क्या नहीं दिया है, हर मुंह मांगी इच्छा की पूर्ति की है। तो क्या मुझ नादान की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मास बंक नहीं हुआ तो पूरे 50 मिनट तक चलेगा ये पीरियड। कितने लंबे होते हैं 50 मिनट, तुम्हें पता है? कितने सेकंड होते हैं, तुम्हें पता है? खैर, कितने सेकंड होते हैं वो रमेश को भी नहीं पता, वरना उसकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती और इस नरक से छुटकारा मिल जाता। रमेश क्लास में पहुंचता है, 15 बच्चे बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चों में एकता ही नहीं है, 60 बच्चों की क्लास है। जब 45 बच्चे क्लास बंक कर सकते हैं तो ये 15 क्यों नहीं? साले किताबी कीड़े। कॉलेज लाइफ मजे करने के लिए होती है, कितने बेवकूफ हैं ये बच्चे। रमेश मन ही मन बच्चों को खूब कोसता है। कॉलेज के बाहर की चाय की थड़ी, शाम 6 बजे। थड़ी वाले को बच्चे प्यार से चाचा बुलाते हैं। चाचा के साथ में एक छोटा बच्चा भी काम करता है, उसे सब टीपू बुलाते हैं। कॉलेज से फ्री होकर रमेश रोज की तरह थड़ी पर आता है, कड़ी कचौरी लेता है और चाव से खाता है। उसके बाद चाय मांगता है टीपू से। टीपू चाय के साथ सिगरेट भी ले आता है। रमेश चाय ले लेता है, सिगरेट जलाता है और टीपू को पास में बैठने के लिए बोलता है। क्या बात है टीपू, कैसा है? रमेश ने बात शुरू करने की कोशिश की।
बस सब ठीक ठाक, आप सुनाओ। मेरी तो जिंदगी एकदम झंड हो गई है, क्या बताऊं। गजब करते हो सर, इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिल रहा है, देश का भविष्य संवारने का मौका मिल रहा है, और आप बोलते हो जिंदगी झंड हो गई है। अरे भाई, पढ़ाने का तो ऐसा है, बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अच्छा वो छोड़ो, यह बताओ तुम कहाँ तक पढ़े हो। मैं तो 6ठी तक पढ़ा हूँ। फिर क्या, बापू ने काम पर लगवा दिया, 2 पैसे कमाकर घर चलाने में हाथ बटाता हूँ। पढ़ने का मन तो बहुत करता है, पर क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इतना कहकर टीपू हंस देता है। क्या उम्र है तुम्हारी? जी 12 साल। इतने में तरुण शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ थड़ी पर आता है, बाइक खड़ी करता है, बेंच पर बैठता है और टीपू से एक सिगरेट मांगता है। कैसे हो तरुण? रमेश की नजर तरुण पर पड़ती है तो वो बात शुरू करता है। बस सर बढ़िया हूँ, 100 रुपए का नुकसान हो गया। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ठुल्ले ने गाड़ी पकड़ ली। फिर बोलता है ड्रिंक एंड ड्राइव में 15 दिन की जेल होगी। साला मैंने भी बोल दिया कि मैं कोई फॉरेनर नहीं हूँ, यहीं रहता हूँ, पता है यहाँ का कानून, कितना पैसा चाहिए बोलो। तो बोलता है 100 रुपये। मैंने दे दिए, बोला बीवी को गिफ्ट देना, उसकी बीवी भी क्या याद रखेगी मेरे को। सही है। सर एक बात बताओ। हाँ बोल, आज अटेंडेंस लगी थी? हाँ। मेरी प्रेजेंट लगा दो ना। खंबा लाया है? अरे सर क्या बात करते हो, रॉयल स्टेक का लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। बस इस सेमेस्टर में 75% अटेंडेंस करवा दो, कोई कमी नहीं रहेगी। देख लेंगे यार आपस में, तुम टेंशन मत लो, कॉलेज लाइफ है, चिल रहो, मस्त रहो। थड़ी पर एक छोटी सी टीवी है, उसमें प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा है। टीपू गांजा फूकते हुए बड़े हर्ष के साथ एक टक प्रधानमंत्री को देख रहा है। गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है भगाने वाला। यानी गुरु का मतलब होता है अंधकार को भगाने वाला। आप सबके सहयोग से भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेज गति से दौड़ रही है। हमें उम्मीद है देश का भविष्य। इतने में लाइट चली जाती है और एकदम अंधेरा छा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर सुशांत जी, बहुत सुंदर, बहुत रोचक। बिल्कुल कॉलेज लाइफ में पहुंचा दिया सुशांत भाई, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुझे मेरे सब प्रोफेसर्स के नाम याद आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करूंगा रामा तक्षक जी को कि वो आए और हमें कुछ सुनाए। रामा जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। मैं एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा। रचना क्या है, कुछ दिनों पहले की बात है, और मैंने अभी शीर्षक नहीं चुना है, लेकिन इसका शीर्षक दूंगा कील का सिर। अच्छा, ओके। घटना कुछ यूं है, मैं रसोई में दखल देने लगा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने करेले बनाए थे, मन के न बने थे। कल चपाती सेक रहा था, रेडियो ऑन था और दही के लिए दूध भी उबल रहा था। मैंने उसकी आवाज को सुना, ध्यान उधर चला गया। चपाती के जलने की महक ने मुझे झिंझोड़ा। वह रेडियो पर पत्रकार से बतिया रहा था। वह पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहा था। यह सब एक ओल्ड एज होम की बिल्डिंग के बगीचे में घट रहा था। वह 7 बरस का था तब से वायलिन बजा रहा है। वह हर रोज सप्ताह में करीब कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम में पहुंचकर वायलिन बजाता है। आज पत्रकार भी अपने सवालों को लेकर वहां पहुंच गया ओल्ड एज होम में। पत्रकार बोला, उसने प्रश्न किया, आपकी इतनी आयु है, पिछले बरस मेयर भी आपसे गुलदस्ता लेकर मिलने आए थे। आप खरीदारी भी खुद ही करते हैं, पियानो भी बजाते हैं, आपने दोनों विश्व युद्धों को भी देखा है, कुछ बताओ। वह बोला, मेरा नाम केस है, केस वान वोल्लेनहोवन। मैं बहुत उम्र की आयु से वायलिन बजा रहा हूँ। पहला विश्व युद्ध मुझे याद नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी द्वारा शहरों पर कब्जा कर लिए जाने के कारण सभी लोग घरों में बंद थे। पत्रकार यह सुनकर
जिज्ञासा पत्रकार की बढ़ी। पत्रकार ने कहा, आप जब घर बंद थे तो वायलिन कैसे बजाते थे, कब बजाते? केस बोला, जैसे ही मौका मिलता मैं वायलिन बजाने लगता। पत्रकार ने कहा, कुछ और बताओ। वह बोला, मुझे नाजियों द्वारा वायलिन बजाते हुए ही पकड़ लिया गया था, बंदी बना लिया गया था और बंदी बनाकर मुझे जर्मनी ले जाया गया। रूसी सेना ने आकर मुझे छुड़वाया था। इस बंदी गृह से छूटने के बाद मुझे लातविया भेज दिया गया। पत्रकार ने कहा, फिर क्या हुआ, आप यहाँ एम्स्टर्डम में कैसे पहुंच गए? वह बोला, वहां से मुझे लेनिनग्राद भेज दिया और लेनिनग्राद से धीरे धीरे टुकड़ों में कई सप्ताह की यात्रा कर ओडेसा यूक्रेन मुझे भेज दिया गया। ओडिशा से पेरिस जाना था, यात्रा में थोड़ा बदलाव हुआ, मुझे एम्स्टर्डम भेज दिया। पत्रकार ने कहा, ओडेसा में इस समय दूसरे विश्व युद्ध की सी स्थिति है, आप कोई संदेश देना चाहेंगे? उसने जवाब में कहा, समय के साथ जियो, अपनी समझ और विचारों को साधो, याद रखो समय और विचार बदलते हैं, लचीले रहो। फिर वह बोला, पत्रकार बोला, आपकी सेहत का क्या राज है? उसने कहा, मैंने जीवन को कभी नहीं दिखाया। यह कहते हुए उसने अपना वायलिन बजाना शुरू कर दिया और वह धुन निकालता हुआ 101 वर्षीय केस वायलिन बजाता हुआ बुजुर्गों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बगीचे में खो गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामा जी के इस सुंदर रचना को सुनने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा पुष्पिता जी को उनके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। नमस्कार मित्रों, विश्वरंग के एक विशेष कार्यक्रम के लिए मैं इस विशेष आयोजन में अपने सभी साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज जितनी भी विधाएं हैं उन विधाओं में अब लघु कथा का महत्व भी अपनी तरह से बढ़ रहा है और लघु संस्मरण और यात्रा वृत्तांत का भी, इसमें हम डायरी को भी जोड़ सकते हैं जो जरूरी है। इसके लिए ये भी समझना मुझे लगता है कि हम लोग के लिए जरूरी है कि अचानक इधर के दशक में इनका महत्व क्यों हो गया। जब से ये फेसबुक और व्हाट्सएप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक अवसर लोगों को प्राप्त हुए हैं तो लोग पुस्तकों से अलग होते जा रहे हैं और विस्तार से पढ़ना उनका छूटता जा रहा है। लेकिन लोगों के पास लेखकी क्षमता है, संस्मरण है, यात्राएं अनवरत लोग कर रहे हैं, उनको साझा करने की इच्छा भीतर पैदा होती है। तो इन सब के तहत आज के आधुनिक समय में लघु कथा और लघु संस्मरण और लघु यात्रा वृत्तांत ने जन्म लिया और ये भी चलन में है। और हमारे बहुत से ऐसे फेसबुक के मित्र हैं जो कि जिनके की मैसेजेस, संदेश मिलते हैं और उसमें ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं। पूर्णतः अगर देखा जाए तो लघु कथा का जन्म बहुत पहले से हुआ और इसकी जड़ें गांव में हैं और दादी और नानी के सिरहाने जब हम सोते हैं तो सिरहानों में इसकी जड़ें हैं लघु कथा की। और उस समय दादी, नानी, बाबा, नाना, इन लोग के पास बहुत लेखक होने का या कवि होने का तमगा नहीं होता है। बावजूद इसके वो अपने संस्मरणों के द्वारा अपने नाती पोतों पोतियों को जीवन के वो महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, बहुत ही अपनापे के साथ, अपने संस्मरणों के साथ कुछ काल्पनिक कहानियां जोड़ के। ये चर्चा करते हुए मुझे अपने आजा की बातें याद आ रही हैं, नाना की, नानी की, दादी की।
और उस समय कितने हुलास और ललक से हम उन्हें सुनते थे, उनकी गोद में सिर रख के, फिर कभी करवट लेकर के, और पूरी कथा कभी लंबी जब होती थी तो अपना खेल जो याद आ जाता था, तो जब उठ खड़े होते थे तो उस समय किस तरह से वो कुछ लड्डू पेड़ा देने की बात फुसला करके बातें बनाती थी और बताती थी। वो संस्मरण अभी भी ज्ञान दर्शिका के रूप में हमारे साथ हैं, और मैं सोचती हूँ कि हमारे सभी मित्रों के साथ होगी। तो लघु कथा का संबंध हम लोगों के जीवन के बालपन से है, और आज समय की सीमा सिकुड़ जाने के कारण जल्दी में जो हम कह देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, जो सुन लेना चाहते हैं, उसे हम लघु कथा के माध्यम से लोगों के बीच में रखते हैं। लेकिन इससे पहले 1970 के दशक के आसपास लघु कथा ने बहुत ही साहित्यिक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ साहित्य की विधा में अपने पांव रखे, कदम रखे, और कादम्बिनी, नवनीत, सारिका, रविवार, इन पत्रिकाओं में जब थोड़ी सी जगह छूट जाती थी आधे पेज के आसपास, तो उस समय लघु कथाएं जो है प्रकाश संपादक के द्वारा जोड़ी जाती थी। इवन साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग तक में लघु कथाएं पढ़ने को मिली, और वो जब पत्रिकाएं आती थी या पुस्तकालय में जब इन पत्रिकाओं को देखते थे, तो ये कम से कम जो 1 घंटे का पीरियड का गैप होता था उसमें पढ़ लिया। धीरे धीरे करके ये लघु कथा का आंदोलन चला, जिसमें कि बलराम जी का नाम और धीरेन्द्र अस्थाना जी और उस समय के जो सारिका के संपादक थे अवध नारायण मुदगल जी, इन सभी लोगों ने इसको प्रोत्साहित किया और अनेक तरह की लघु कथा प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, और उसके अंतर्गत कुछ लोगों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। पर 2000 के आसपास मुझे पत्रिकाओं का जो स्वरूप था वो विस्तृत होता गया, और लोगों के लेखन, यात्रा डायरी, संस्मरण और आलोचना ने इतना महत्वपूर्ण स्थान बनाया कि लघु कथा थोड़ा सा सिमटने लगी थी। लेकिन इधर कोरोना के दौरान और तकनीक के विकास के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ने के क्रम में मुझे ऐसा लगता है कि संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और लघु कथाओं ने अपनी बाहें जो है बहुत दूर तक पसार ली हैं, और ये बहुत अच्छा भी है कि हम दूसरों के संस्मरणों के द्वारा और यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम उसका आनंद भी उठा लेते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में रामातक्षक जी ने इसको आयोजित किया और मुझे आमंत्रित किया। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने अपने बीच, अपने मित्रों के बीच मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारे मित्र मनीष पांडे जी ने, जैसा कि होता है, तो उन्होंने सपने में अपनी किताब प्रकाशन की बात सोची और वस्तुतः उनका स्वप्न था, आप लोगों ने सुना ही। शिवांगी जी ने अपनी तरह से अपनी बातें विदेश में आने पर जो दिन जिस तरह से लंबा खींचता है उसको लेकर के और उससे जुड़े अपने संदर्भ और प्रसंग बताए। राकेश जी ने कठिन समय में बस यादों को दोहराया, और संतोष कुमार जी ने कोई एक चेहरे की स्मृति जो उनके भीतर घुमड़ती रहती है, वो किस तरह से आगे बढ़ती है, ये इनके किस्सा का आधार थी। और इसके साथ साथ रामा जी ने भी अपनी स्मृतियों को जोड़ते हुए, कशीदाकारी करते हुए एक लघु कथा प्रस्तुत की जो आप लोगों ने सुनी। और विश्वास दुबे जी ने अपनी विदेश यात्रा, उरुग्वे के अकेलेपन, और उस अकेलेपन में जो भी साथी होता है वो कितना बड़ा, वो संरक्षक ही अनुभव होने लगता है, और किस तरह से वो उस अपने स्वदेश की जो शक्ति है उस रूप में साथ देता है। तो इस तरह से आप देखिए कि लघु कथा में वस्तुतः जो प्राण तत्व है, लघु कथा लिखने के लिए जो प्रेरित करने वाली शक्तियां हैं या प्रेरित करने वाली आदतें हैं, वो है संस्मरण, और उन संस्मरणों में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो है यात्रा, और इसके अलावा डायरी। और
साथ ही साथ अपने समय पर जब कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करने की इच्छा पैदा हो जाती है और उसके साथ कोई एक संदेश का बोध भी रहे, संदेश का भाव भी रहे, तो ऐसे में कम समय में अधिक समृद्ध बातचीत की जा सके, एक संवाद बनाया जा सके अपने समय के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने समाज के साथ, उस समय लघु कथा लिखी जाती है। और मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं सूरीनाम गई हुई थी पहली बार, तो वहां जब हिंदी प्रतियोगिता और हिंदी के विद्यार्थी हिंदी की परीक्षाएं देते थे, तो वो खिस्सा कहते थे, तो वो किस्सा को खिस्सा कहते थे और उनके इस खिस्से में लघु कथा ही होती थी। तो आप देखिए कि लघु कथा की यात्रा गांव में नानी और दादी के सिरहाने से शुरू होती है और विश्व में जो भारतवंशियों ने अपने घरौंदे बना रखे हैं वहां वो खिस्से के रूप में सुरक्षित है। और हमारे आज के आधुनिक जितने मित्र जो तकनीक और उससे जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से, उन लोगों ने भी, उनकी स्मृतियों में भी यात्रा वृत्तांतों ने किस तरह से डायरी के रूप में, लघु किस्से के रूप में, लघु कथा के रूप में अपना स्थान बना रखा है और अपनी संवेदनाओं को और अपने विचारों को अपनी स्मृतियों के द्वारा पिरोकर उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। तो कहीं न कहीं ये पिरोना, ये माला, ये स्मृतियों की बनी हुई लघु कथा की ये माला, वो आज बहुत ही सुंदर स्थिति में हम सबके पास है। वो हम लोगों के गले में भी पड़ी हुई है, स्मृतियों के गले में पड़ी हुई है, कंठहार बनी हुई है। वो हमें भी उतना ही आनंदित करती है जितना हमारे मित्रों को आनंदित करती है। तो अकेले में ये लघु कथाएं साथी होती हैं संवेदना के स्तर पर, विचारों के स्तर पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वरंग के इस कार्यक्रम के लिए सभी को हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ और नित्य नवीन विधाओं के साथ, संकल्पों के साथ और स्वप्नों के साथ ये विश्वरंग मंच बने। और अभी हम लोग इस माध्यम से जुड़े हुए हैं और भविष्य में फिर एक साथ हो, इसी कामना के साथ मैं विश्वास दुबे जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही की तरह बहुत सार्थक संचालन किया और अपने उर्ग्वे का संस्मरण भी हम लोगों से साझा किया। और मैं रामा तक्षक जी को बधाई देती हूँ कि वो साझा संसार के माध्यम से विश्वरंगी की गतिविधियों को हम लोगों से जोड़े हुए हैं और इस तरह से एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण पूरे विश्व में बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद पुष्पिता जी। रामा जी, अब आप आइए मंच पर आए और अपना धन्यवाद वक्तव्य दें। जी, विश्वास जी, बहुत बहुत आभार आपका। मित्रों, श्रोताओं, आपने हमारे सभी रचनाकारों से उनकी बहुत सारी रचनाएं नीदरलैंड से लेकर उरुग्वे तक और आज हम लग्जमबर्ग से भी जुड़े थे, सभी ने बहुत रोचक रचनाएं सुनाई और जिसमें हमारे जो रचनाकार थे मनीष पांडे जी, उन्होंने लेखक और संपादक संबंधों के बारे में बहुत रोचक और सुंदर वर्णन किया और लेखन की परेशानियों को उन्होंने साझा किया कि किस तरीके से लेखन का दोहन किया जाता है। साथ ही अगले हमारे रचनाकार रहे संतोष कुमार जी, उन्होंने कसक शीर्षक के माध्यम से लंगर का एक कि लंगर कहाँ सहायक हो सकता है और कहाँ आपको रोक सकता है। इसी के साथ राकेश पई जी ने भी उम्मीद की खोज, पक्षी प्रेम, जीवन के प्रति प्रेम और उनके आलू की तरह जो उन्होंने भाषा थी उनकी, वो बड़े बहुत ही सुंदर प्रतिमान उनकी रचना में सुनने को मिले। शिवांगी शुक्ला जी की रचनाओं में हमको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देह की गति, जीवन की गति, सूरज की गति, इन सब के बीच तालमेल और उहापोह प्रवास का जीवन, ये हमें जानने को मिला। साथ ही विश्वास दुबे जी ने अपना बहुत ही रोचक अनुभव उरुग्वे के बारे में सुनाया, प्रवास की शुरुआत और उसमें अकेलापन और उसके बाद प्रेम और आत्मीयता से सराबोर होना, गुजराती परिवार से मिलना, युगल से मिलना।
और अगले हमारे रचनाकार रहे सुशांत जैन, उन्होंने भी भविष्य को लेकर अपनी रचना सुनाई, जिसकी बोलचाल की जो भाषा थी वो बहुत प्रभावी भाषा थी उनकी, और साथ ही साथ उन्होंने अपने माँ बाप की जो जद्दोजहद है, आर्थिक संघर्ष है, और युवा जिस तरीके से अपने जीवन को पेरेंट्स का होटल सा समझते हैं, और उन्होंने इस सब के साथ में भ्रष्टाचार को भी रेखांकित किया। उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया यथार्थ का। तो इन सब रचनाओं को सुनते हुए और सुनाने के लिए मैं सभी हमारे प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, वे हमारे साथ जुड़े रहे। और मेरा हार्दिक आभार पुष्पिता अवस्थी जी के प्रति, जिन्होंने इस आयोजन का अध्यक्षीय भार संभाला। और मैं आभार प्रकट करता हूँ विश्वास दुबे जी का, जिन्होंने इस आयोजन की पहल की और उन्होंने इस आयोजन को के लिए सिरजोड़ किया और इसका सफल संचालन किया। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारी साझा संसार टीम का। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्ते।